इतिहास किसने लिखा है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। देखिए, हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसने लिखा था? चार ऑप्शन है, गारसादा तासी, शिव सिंह तोमर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है, गारसादा तासी। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास लिखा था। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का समुचित विकास फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी से ही माना जाता है। इनके पश्चात शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने अपनी लेखनी चलाई, लेकिन सबसे पहले माना जाता है गारसादा तासी ने जो है हिंदी साहित्य का लेखन कार्य आरंभ किया था। लेकिन इनकी भाषा जो है फ्रेंच थी, इसीलिए हिंदी साहित्य में इन्होंने हिंदी का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि ये फ्रेंच विद्वान थे, इन्होंने फ्रेंच का इसमें इस्तेमाल किया था। तो याद रखना है आपको, हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसने लिखा था? गारसादा तासी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में काल विभाजन की प्रणाली सर्वप्रथम किसने अपनाई थी? देखिए, काल विभाजन की प्रणाली सर्वप्रथम किसने अपनाई थी? गारसादा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, या इनमें कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है काल विभाजन की परंपरा की प्रणाली जो है सर्वप्रथम अपनाई थी। इनके द्वारा किया गया काल विभाजन सर्वदा असंगत था एवं अशुद्ध है। इसका महत्व मात्र ऐतिहासिक दृष्टि से है, ना कि हिंदी साहित्य की दृष्टि से। तो इन्होंने परंपरा जो है अपनाई तो थी काल विभाजन की प्रणाली की सबसे पहले, लेकिन वो सफल नहीं रही। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? देखिए, इससे पहले जो हमारा पहला प्रश्न था, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो गारसादा तासी वो जो है उसमें ऑप्शन सही था। लेकिन यहाँ पूछा गया है हिंदी भाषा में, वो उन्हें फ्रेंच में लिखा था, लेकिन यहाँ पे जो है हिंदी भाषा में पूछा गया कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा। चार ऑप्शन देख लेते हैं। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है शिव सिंह सेंगर। देखिए, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा था। तो कन्फ्यूज ना होइएगा। देखिए, अगर बात आए हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो वो अलग प्रश्न है, जो फ्रेंच विद्वान गारसा ने लिखा है। और अगर बात आती है हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो आपको शिव सिंह सेंगर लगाना है। ठीक है ना, उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी भाषा और साहित्य का प्रारंभ कब माना जाता है? देखिए, कब से माना जाता है हिंदी साहित्य का प्रारंभ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1050 से, संवत 1254 से, संवत 1111 से, या संवत 1250 से। तो देखिए राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है हमारा संवत 1050 से। तो संवत 1050 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी भाषा और साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो कि प्रकाशित हुआ 1929 में, 1948 में, 1944 में, या 1919 में। तो देखिए राइट आंसर है 1929 में। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 1929 में आचार्य रामचंद्र द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए, राइट आंसर हमारा ए हो जाता है यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था।
और यहाँ पे कुछ हम पॉइंट्स आपको बता रहे हैं इस प्रश्न से संबंधित। देखिए, आचार्य रामचंद्र ने आदिकाल को वीरगाथा काल तो कह दिया, लेकिन वीरगाथा काल को फिर आदिकाल नाम से भी पुकारा गया, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम दिया। तो देखिए, ये बिल्कुल रिवर्सिबल है, यानी कि इसके विपरीत है, बिल्कुल विलोम शब्द की तरह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा। देखिए, आदिकाल को चरण काल भी कहा गया, आदिकाल को चारण काल भी कहा गया। ये किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा ये कहा गया। आचार्य आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। और आदिकाल का एक नाम और भी दिया गया, जो कि राहुल सांकृत्यानंद द्वारा दिया गया। तो राहुल सांकृत्यानंद ने आदिकाल को क्या कहा? आदिकाल को इन्होंने नामकरण किया इसका सिद्ध सामंत काल। तो अगर प्रश्न आए हमारा सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया आदिकाल का? तो राहुल सांकृत्यानंद ने। तो आपको याद रखना है। देखिए, कई एक सारे यहाँ पे प्रश्न बन रहे हैं, एक नज़र में जरा देख लीजिए। एक नज़र में देखें तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। और वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने किया? तो राहुल सांकृत्यानंद ने। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, बीसल देव रासो किस काल की रचना है? 4 ऑप्शन है, आदिकाल की, रीतिकाल की, भक्ति काल की, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर है आदिकाल की। देखिए, बीसल देव रासो जो है वो आदिकाल की रचना है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आलाखंड के रचनाकार हैं। आलाखंड किसके द्वारा रचित है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं, जगनिक, नरपति नाल्य, दलपति विजय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर है जगनिक। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आलाखंड के रचनाकार जगनिक हैं, याद रखना है आपको। देखिए, प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, आदिकाल की मुख्य भाषा क्या थी? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आदिकाल की मुख्य भाषा क्या थी? देखिए, 4 ऑप्शन देख लेते हैं, अपभ्रंश, डिंगल, पिंगल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर है अपभ्रंश। देखिए, अगर पूछा जाए आदिकाल की मुख्य भाषा क्या थी, तो ये अपभ्रंश थी। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है। तो भक्ति काल का समय क्या निर्धारित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? 4 ऑप्शन द्वारा देख लेते हैं, 1375 से 1700 तक, 900 से 1100 तक, 1000 से 1400 तक, या 1650 से 1950 तक। तो देखिए, राइट आंसर देख लेते हैं, 1375 से 1700 तक जो है भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्धारित किया गया है। देखिए, बात करें भक्ति काल की, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसी काल में रामचरितमानस की रचना हुई थी, याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, कबीर किस काव्यधारा के कवि थे? कबीर जो हैं किस काव्यधारा के कवि थे? 4 ऑप्शन देख लेते हैं, संत काव्यधारा, राम काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर देख लेते हैं, संत काव्यधारा। तो संत काव्यधारा के कवि थे कबीरदास। देखिए, कबीर को ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा, कबीर को ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि भी कहा जाता है। देखिए, कवि को एक और नाम दिया गया है, कबीर को रहस्यवादी कवि भी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है, कबीर को रहस्यवादी कवि भी कहा जाता है। और उनका प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो वो इनका द्वारा रचित वीजक है। वीजक नामक ग्रंथ इनका कबीर का प्रमुख ग्रंथ है। तो देखिए, इनके 2 नाम भी हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं ये, और रहस्यवादी कवि भी ये है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है, राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। देखिए, राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रतिनिधि कवि, यानी कि प्रतिनिधित्व किसने किया राम भक्ति काव्य का? तो देख लेते हैं 4 ऑप्शन।
तुलसीदास, सूरदास, जायसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप समझ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न है। देखिए तुलसीदास। राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास। यहाँ पे दो ऑप्शन और दिए गए हैं, सूरदास और जायसी। तो इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए बात करें सूरदास की, तो सूरदास जो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है ना। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और बात करें जायसी की, तो देखिए जायसी द्वारा रचित पद्मावत जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है, आपको याद रखना है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। जायसी द्वारा रचित पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको इसके साथ साथ क्लियर होते चल रहे हैं। अगला प्रश्न लिख लेते हैं। देखिए रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने गए हैं। देखिए रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं? चार ऑप्शन देख लेते हैं। केशवदास, बिहारी लाल, मतीरात, या इनमें कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है केशवदास। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। केशवदास जो है रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए रीतिकाल की समय अवधि निश्चित की गई है। क्या निश्चित की गई है? वो चार ऑप्शन के थ्रू हमें बताना है रीतिकाल की समय अवधि क्या है। देखिए 1700 से 1900 तक, 1600 से 1800 तक, 1800 से 2000 तक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। 1700 से 1900 तक रीतिकाल की समय अवधि निश्चित की गई है, 1700 से 1900 तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अष्टछाप में कितने कवि सम्मिलित हैं? देखिए अष्टछाप में कितने कवि सम्मिलित थे? चार ऑप्शन के थ्रू हमें बताने हैं, 8, 7, 9 या 5। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा 8। देखिए अष्टछाप में 8 कवि सम्मिलित थे, इसी के नाम पे इसका नाम अष्ट पड़ा है। तो यानी कि अष्ट छाप यानी 8 कवियों की छाप, 8 कवियों का जो है पूरा समूह। देखिए यहाँ पे हमारे जो भी प्रश्न थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी साहित्य के, वो जाके संपन्न होते हैं। 3 प्रश्न मैं आपसे रिवीजन कराऊंगा, जो कि इससे पहले जो मैंने वीडियो कराए हैं उनमें मैंने आपसे पूछे थे, तो उन्हीं से हैं। अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो आप उन्हें आराम से कर लेंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तब भी आप अपना ज्ञान बढ़ाइए और इन प्रश्नों पे अभ्यास कीजिए। तो 3 प्रश्न हैं जो आपकी स्क्रीन पे अब आएंगे। देख लेते हैं तीनों प्रश्न और उनके उत्तर। देखिए हिंदी भाषा की लिपि है, ये मैंने आपको कराया था पुराने वीडियो में, मैं आपसे रिवीजन करा रहा हूँ 3 प्रश्नों का। तो देखिए ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारी हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न वहाँ पे आपको मिल जाएंगे PDF के साथ में। तो यहाँ पे देवनागरी है। देखिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ये देवनागरी लिपि है। जिन बच्चों ने अगर हमारे वीडियो देखे होंगे तो उन्हें आसानी से पता होगा, और नहीं देखे हैं तो आप याद रखिएगा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। देखिए देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। तो आपको एक नई चीज़ यहाँ पे पता लगेगी, देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आपका आए कभी वैज्ञानिक लिपि कौन सी है, ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, तो आप कन्फ्यूजन ना होइएगा तो देवनागरी इसमें आप उस ऑप्शन को लगाइएगा। देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। तो देखिए देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, आपको ये भी याद रखना है। तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देखिए देवनागरी लिपि का विकास जो है किससे हुआ है, वो आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न रिवीजन का देख लेते हैं। देखिए देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं? देखिए देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं? 4 ऑप्शन देख लेते हैं, 54, 52, 50 या 48। तो देखिए राइट आंसर है 52। देखिए देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या जो है 52 है, यानी कि 52। और देवनागरी लिपि में स्वरों की बात करें तो इनकी संख्या जो है 11 है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। स्वरों की संख्या यहाँ पे 11 है और वर्णों की संख्या जो है वो 52 है, याद रखना है आपको। और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं रिवीजन का, 3rd वाला।
देखिए देवनागरी लिपि में कौन सा गुण नहीं होता है। देखिए देवनागरी लिपि में कौन सा गुण नहीं होता है, चार ऑप्शन देख लेते हैं। निश्चितता, उच्चारण में एकता, वैज्ञानिकता या मात्रात्मकता। तो राइट आंसर है हमारा मात्रात्मकता, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि देवनागरी लिपि में मात्रात्मकता ये जो है गुण नहीं होता है, बाकी वैज्ञानिकता, उच्चारण में एक रूपता, निश्चितता, ये तीनों गुण जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। तो देखिए हमारे हिंदी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न, दमदार प्रश्न हमने इस वीडियो में संपन्न कर लिए हैं। और भी ज़्यादा वीडियो आएंगे, फटाफट आएंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे जिन पे आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स में सफलता मिले। तो इन प्रश्नों पे लगे रहिएगा। और बाय चांस अगर आप ऑनलाइन कभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो इन वीडियो की सबकी भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करके अपने पास रखिए, पढ़िए बाद में आराम से, जिससे कि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। साथ ही साथ अगर एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे तब भी आपका कार्य संपन्न हो जाएगा, तब भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं प्रश्नों को। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो बुरा लगा हो तो डिसलाइक करिएगा। आपकी ओर से एक्टिविटी ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि शून्य ना पड़े रहें, अपनी ओर से एक्टिविटी ज़रूर दें। और अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो PDF का फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। समय बहुमूल्य है, सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।